बात करेंगे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ राउल्स का नियम, आज इसकी बात करेंगे कि राउल्स का नियम क्या होता है। तो राउल्स लॉ क्या होता है, हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, यानी जब हम विलयन की बात करते हैं तो ऐसे विलयन की बात की जाती है जहां पर हमारे पास जो विलायक हो या विलेय हो, दोनों इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो वाष्पशील अवस्था में आते हैं। यानी राउल्ट का नियम यह कहता है कि किसी भी निश्चित ताप पर दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन में, एक बार फिर समझें, किसी भी निश्चित ताप पर या किसी भी तापमान की अगर हम बात करें तो वो ताप हमारा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो निश्चित ताप पर दो द्रवों के वाष्पशील, यानी वो भी द्रव कैसे होने चाहिए, वाष्पशील होने चाहिए। तो दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उनके मोल अंशों के समानुपाती होता है। इसको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, एक फिगर लेते हैं। इस फिगर में सपोज दैट हमने एक बर्तन ले लिया, कोई भी पात्र ले लिया। अब इस पात्र में हमने क्या किया, दो प्रकार के द्रव रख दिए। ठीक है ना, दो प्रकार के द्रव रख दिए और दो प्रकार के द्रव आपके इस तरह से होने चाहिए कि इनके बीच अभिक्रिया कम से कम हो। तो हमारे पास सपोज दैट एक जो द्रव है, द्रव ए लिया और दूसरा द्रव लिया द्रव बी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके इस विलयन में दोनों द्रव उपस्थित होंगे। जब दोनों द्रव उपस्थित होंगे जब दोनों द्रव उपस्थित होंगे तो इसका मतलब है कि विलयन के साथ साथ पूरी सतह पर भी इनके अणु होंगे। तो आप कह सकते हो कि इस द्रव की सतह पर हमारे पास दोनों अणु उपस्थित होंगे, घटक ए का अणु और घटक बी का अणु। और जब इनमें वाष्पन की क्रिया होगी तो वाष्पन की क्रिया में क्या होंगे, द्रव ए के भी वाष्प अणु और द्रव बी के भी वाष्प अणु, यह दोनों ऊपर वाष्पित अवस्था में आएंगे। और अगर हमारा यह पात्र ढका हो तो जाहिर सी बात है कि इस बर्तन में एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्रवों का वाष्पन भी होगा और द्रवों का संघनन भी होगा। जब संघनन होगा तो इसका मतलब है कि ये अणु द्रव अवस्था में पुनः इस विलयन की सतह पर एक दाब डालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। तो जब साम्यावस्था की स्थिति आती है तो साम्यावस्था क्या होता है बच्चों, साम्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें द्रव पदार्थ का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना, दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कहते हैं साम्यावस्था। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति होती है तो राउल्ट का नियम ये कहता है। अच्छा, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि द्रव ए का जो मूल अंश है वह कितना है, एक्स ए, या जिसको हम बोलते हैं जीटा ए, और द्रव बी के मोल अंश कितने होंगे, बीटा बी। ठीक है, और यह कहा जाता है कि जो वाष्प दाब लग रहा है, कुल विलयन का वाष्प दाब अगर P है, कुल विलयन का वाष्प दाब अगर P है और इसमें घटक A के अणुओं द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब अगर P नॉट A,
ये तो खैर शुद्ध अवस्था में हो गया, Pa है और घटक B के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब Pb है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? तो राउल्ट के नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं, राउल्ट का नियम कहता है कि इस विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है, यानी घटक A का वाष्प दाब दैट इज Pa उसके अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यू कैन से Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A, जहां पर Pa घटक A द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब होगा और जीटा A इस घटक A के मोल अंश होंगे। इसी प्रकार अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो Pa इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, सिमिलरली अगर हम घटक 2 के लिए लिए तो घटक 2 का जो है यानी B, उसका आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? उसके अपने मोल अंश, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटा B। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा PB इज इक्वल टू P नॉट B जीटा B। अब बेटा ये एक क्वेश्चन उठता है आपके दिमाग में कि सर ये क्या है? P नॉट A और P नॉट B, यह क्या है? इसको हम लोग समझते हैं कि जब हमारे पास कोई भी विलायक अगर शुद्ध अवस्था में लिया जाए, कोई भी विलायक अगर शुद्ध अवस्था में लिया जाए तो उसमें केवल और केवल किसके अणु उपस्थित होंगे? उसी द्रव के उपस्थित होंगे जो भी विलायक आपने लिया है। ठीक है, चलिए ये हमारा घटक A है, यानी शुद्ध घटक A, शुद्ध घटक A, और यहां पर हमने लिया शुद्ध घटक B। तो अगर इनका वाष्प दाब हम देखें तो इस सतह पर केवल और केवल किसके अणु होंगे? इस सतह पर केवल और केवल घटक A के अणु उपस्थित होंगे। इसका मतलब है कि शुद्ध अवस्था में जो भी वाष्प दाब लगेगा वह वाष्प दाब किसका होगा? इसी घटक A का। तो शुद्ध अवस्था में किसी विलायक के अणुओं द्वारा लगाया गया वाष्प दाब को हम लोग कहते हैं वास्तविक वाष्प दाब, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसको हम व्यक्त करते हैं P नॉट से। अब घटक A है तो ये हो गया P नॉट A। सिमिलरली इन केस ऑफ कंपोनेंट B, आपके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कहां उपस्थित होंगे? इसकी सतह पर। तो इस घटक के द्वारा जो वाष्प दाब लगेगा वह क्या होगा बेटा? वह शुद्ध अवस्था में लगाया गया घटक B के अणुओं द्वारा वाष्प दाब है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P नॉट B से। तो यही जो हम लोगों ने यहां पर नियतांक लिया है, या जो हमने इस कहते हैं स्थिरांक लिया है, यही है P नॉट A, इस शुद्ध घटक A का वाष्प दाब, और P नॉट B ये शुद्ध घटक B का वाष्प दाब। तो राउल्ट के नियमानुसार अगर हम समझें तो राउल्ट का नियम आपका ये कहता है। लेकिन अगर हम डाल्टन के आंशिक दाब नियम की ओर चलते हैं तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, डाल्टन का आंशिक दाब नियम यह कहता है कि किसी भी पात्र में भरे हुए 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया न करने वाले गैसों का कुल वाष्प दाब उन गैसों के अपने अपने आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है।
तो इसका मतलब है बेटा, इसका नियम क्या कहता है, पी टोटल यानी पी कुल बराबर, इसको क्या लिखा जा सकता है, पी ए पी बी, है ना। यहां पे क्यों, क्योंकि हमने ये जो विलयन लिया है, इस विलयन में कौन कौन से घटक हैं, घटक ए और घटक बी, ठीक है। घटक ए घटक बी है, इसका मतलब है कि जो हमारा द्रव ए लिया गया है, द्रव बी लिया गया है, और जब वो वाष्प अवस्था में आएंगे तो उनका अपना अपना आंशिक दाब होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं घटक ए के द्वारा लगाया आंशिक वाष्प दाब पी ए, और घटक बी के अणुओं द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब पी बी। तो डाल्टन का नियम ये कहता है, अगर इस डाल्टन के नियम में अगर हम इस राउंड के नियम को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यह मिलता है कि यहां पे लिखा जा सकता है कि P कुल या P टोटल इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू अगर हम समीकरण ए से लें तो क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए जीटा ए, और पी बी की वैल्यू हम समीकरण 2 से लिखें तो यह मिलेगा पी नॉट बी जीटा डी, ठीक है। यह हमें एक प्रकार से दिया जाता है कि डाल्टन के आंशिक दाब नियम से हमने ये किया, लेकिन ये तो टोटल हो गया, लेकिन अगर हम राउंड के नियम को देखें, ये तो हमें मिला बेटा कि कुल विलयन का जो हमारा वाष्प दाब आता है, पी कुल या पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। अब राउंड के नियम को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब हम जानते हैं कि विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी होती है, विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी होती है, हम लोग जानते हैं 1 होती है ना, 1 होती है। इसका मतलब है कि अगर हम देखें घटक ए के अगर एक्स ए मोल हैं और घटक बी के एक्स बी यानी जीटा ए जीटा बी है, तो इसका मतलब है बेटा आप लिख सकते हो जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि विलयन में घटक ए के भी मोल हैं और घटक बी के भी मोल हैं। अगर इनको हम सपोज दैट अगर किसी घटक के मोलों की संख्या दिया है तो दूसरे घटक के मोलों की संख्या को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, और वह कैसे ज्ञात करते हैं आप, अगर हमारे पास बेटा जीटा ए निकालना हो और जीटा बी का मान दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो जीटा ए इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा बी, ये लिखा जा सकता है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, अगर इस वैल्यू को हम इस समीकरण में अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, तब उस कंडीशन से अगर इसको हम समीकरण 3 मान लें तो समीकरण 3 से आप क्या लिख सकते हो, P टोटल इज इक्वल टू जीटा ए के स्थान पे आप क्या रखोगे 1 माइनस जीटा बी, तो यू कैन राइट इट एज लाइक P नॉट ए इंटू 1 माइनस जीटा बी प्लस P नॉट बी जीटा बी, ठीक है। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू जीटा बी प्लस P नॉट बी इंटू जीटा बी। अब इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं समीकरण में कि हमारे पास 2 वैल्यू ऐसी हैं जिनमें मोलों की संख्या सेम है ना। देन
you can common out zeta b from these टर्म्स। अगर इसमें देखा जाए तो इन टर्म्स में हम जीटा भी कॉमन आउट कर सकते हैं और ये हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पी नॉट ए प्लस, इस वैल्यू को इधर रख लें, इस वैल्यू को इधर रख लें, तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी, दैट इज पी टोटल। पी टोटल आपका एक इक्वेशन ये मिला कि अगर हमें उन द्रवों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अगर पता हो और उसमें से किसी एक घटक के मोल अंश की वैल्यू भी पता हो, तो हम उस विलयन का कुल वाष्प दाब निकाल सकते हैं, पी टोटल। अब यहां पर शुद्ध अवस्था में अलग अलग घटकों का वाष्प दाब दिया है और किसी एक घटक के मोल अंश को दिया है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए जीटा ए निकालने के लिए अगर जीटा बी का मान न दे करके जीटा ए का मान दिया है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसी तरह से इसी प्रकार सिमिलरली सपोज दैट यू हैव जीटा बी इज इक्वल टू, अब आपके पास वैल्यू दी है जीटा ए की, तो यू कैन राइट इट जीटा बी वन माइनस जीटा ए। अब इस वैल्यू को हम फिर से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, अब यहां पर जहां पे पी नॉट ए लिखा है वहां पर वैल्यू आ जाएगी पी नॉट बी प्लस यहां पर पी नॉट बी माइनस ए दिया है, अब वहां पर वैल्यू पलट जाएगी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो सॉरी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। और हमको दिया क्या है, मोल अंश किसका दिया हुआ है, जीटा ए, है ना, यानी घटक ए का मोल अंश दिया है, इसका मतलब है यहां पर आ जाएगा घटक ए का मोल अंश जीटा ए, और आपके पास फिर से एक इक्वेशन मिल गया इस तरह से। तो अगर इक्वेशन नंबर हम 4 एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 एज्यूम कर लेते हैं, 5 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो दो हमारे समीकरण मिल रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है राउल्ट का समीकरण। ये जो हमारे पास समीकरण है बेटा, इसी को कहा जाता है राउल्ट इक्वेशन। राउल्ट समीकरण, इन्हीं समीकरण की सहायता से हम किन्हीं दो वाष्पशील द्रवों के कुल वाष्प दाब उनके मोलों की संख्या को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका राउल्ट का नियम और राउल्ट इक्वेशन यानी राउल्ट का समीकरण। अब राउल्ट के समीकरण को अगर हम ग्राफ की सहायता से समझें, ग्राफ की सहायता समझें, तो ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ आपको बताता है कि किस तरह से हम इस विलयन में उपस्थित विभिन्न घटकों के ग्राफ को, या ये कहने विभिन्न घटकों के वाष्प दाब में गिरावट या उनकी वाष्प दाब में वृद्धि को समझते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ कैसे बनता है इसको समझ लेते हैं। देखिए राउल्ट का ग्राफ क्या कहता है, आपके पास, और क्योंकि हमारे पास घटक कौन कौन से हैं इस विलयन में, हमारे पास कुल घटक जो है कौन कौन सा है, हमारे पास विलेय पदार्थ हमने लिया हुआ है और विलायक लिया हुआ है। ये आप लोग पहले से जानते हो कि जब भी विलयन तैयार होता है विलेय और विलायक, तो अब दोनों पदार्थ जो है द्रव अवस्था में है और दोनों पदार्थ वाष्पशील हो सकते हैं, यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित सकते हैं। अगर हमारे पास घटक ए
विलेय को मान लिया जाए घटक बी, विलेय बी को मान लिया, मतलब विलायक को घटक बी मान लिया जाए, तो इनके ग्राफ को हम कैसे समझेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, अब क्योंकि हमारे पास दोनों घटकों का वाष्प दाब पता है, दोनों घटकों का वाष्प दाब पता है, तो इनके वाष्प दाब को हम अगर वर्टिकल या वाई अक्ष पर मापें तो इनके दोनों घटकों को हम एक प्रकार से दो अक्ष लेंगे, दो वाई घटक लेंगे, और तीसरा जो घटक तीसरा जो आप अक्ष लेंगे वो एक्स अक्ष होगा। इसमें कैलकुलेट कैसे करना है देख लेते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यहां पर क्या है, यहां पर हम मापेंगे वाष्प दाब, यहां पे माप किया जाएगा वाष्प दाब का, तो ये भी वाष्प दाब है, ये भी वाष्प दाब है, और यहां पे माप करेंगे एक्स अक्ष पर, क्या रखेंगे? मोल अंश, यहां पर रखेंगे मोल अंश। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। अगर मान लीजिए इस कंडीशन पे देखें तो यहां पर वैल्यू आपको 0 मिल रही है, यहां पे वैल्यू 0 मिल रही है। अब देखें अगर हमारे पास वैल्यू ये दिखाई दे रही है वाष्प दाब, अगर घटक यहां पे मापा जाता है, मान के चलते हैं घटक एक कम वाष्पशील है, घटक एक कम वाष्पशील है, या कह सकते हैं इसके अणुओं की संख्या कम है, और घटक भी अधिक वाष्पशील है, इसका मतलब है इसके अणुओं की संख्या ज्यादा है, इसके मोल अंश अधिक है, इसके मोल अंश कम है। तो शुद्ध अवस्था में अगर आप देखें तो इसका मतलब है जीटा ए का मान पूरा का पूरा विलयन में क्या है? केवल और केवल घटक ए है, घटक ए है, इसका मतलब है इसका मान कितना होगा बेटा? 1 होगा, यानी कुल विलयन में केवल और केवल घटक ए उपस्थित है। तो आप कह सकते हो कि विलयन जो हमारा है शुद्ध घटक ए का है, और जब शुद्ध घटक ए का जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा? वह आएगा P0 A, यानी शुद्ध अवस्था में घटक ए का वाष्प दाब ये आएगा। और इस कंडीशन में घटक बी के मोल अंश की संख्या कितनी है बेटा? 0 है। क्यों? क्योंकि शुद्ध अवस्था में घटक ए है और बी उपस्थित नहीं है, तो पूरा का पूरा वाष्प दाब किसके अणुओं द्वारा होगा? केवल और केवल घटक ए। ठीक है ना? यानी अगर इसको हम एक फिगर से समझें, एक फिगर से समझते हैं, इस विलयन में केवल घटक ए उपस्थित है, इसका मतलब है घटक बी का मान कितना है बेटा? 0 है, इसका मतलब इसके मोल हैं ही नहीं, तो जीटा ए का मान 1 और जीटा बी का मान 0। ठीक है ना? तो इसका मतलब है शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा वह P0 A, इसका मतलब है शुद्ध ए का वाष्प दाब, ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या है? शुद्ध अवस्था में घटक ए का वाष्प दाब आ रहा है। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से घटक बी को मिलाना प्रारंभ करते हैं। घटक बी को मिलाना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? और हम ये जानते हैं घटक बी कम वाष्पशील है। एक दूसरी कंडीशन ये लेते हैं कि घटक ए से घटक बी को मिलाना प्रारंभ करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि यहां पर आते आते घटक ए का मान क्या हो जाएगा? 0, और शुद्ध अवस्था में घटक बी रहेगा उसका मान 1। जब हमने इसके मोलों को कम करते गए और इसके मोलों को बढ़ाते गए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जीटा ए का जो मान है, यानी पूरे के पूरे घटक ए के एक भी मोल, एक भी अणु न रहे, तो उस कंडीशन में जीटा बी का मान 1 होगा और इसका मान 0 होगा। तो इस कंडीशन में जो वाष्प दाब मिलेगा वो किसके द्वारा मिलेगा? केवल और केवल घटक बी के द्वारा मिलेगा।
तो घटक बी के द्वारा अगर मिलता है तो इसका वाष्प दाब क्या मिलेगा? शुद्ध घटक बी का वाष्प दाब मिलेगा। यानी अगर हम कहें तो क्या मिलेगा? पी नॉट बी। यानी ये वाष्प दाब किसका है बेटा? शुद्ध बी का वाष्प दाब, शुद्ध बी का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध बी का वाष्प दाब है। एक बार फिर समझिए, हमने क्या किया, इस अक्ष पर हमने वाष्प दाब कैलकुलेट किया, यहां पे भी यहां पे भी हमने घटक ए लिया है और ये घटक बी को दर्शा रहा है। अगर पूरा का पूरा शुद्ध अवस्था में घटक ए लिया गया है, इसका मतलब कुल जो वाष्प दाब मिल रहा है वह किसके द्वारा मिल रहा है? यहां पर अगर हम देखें इस कंडीशन में तो प्रेशर किसका मिल रहा है? इसका मान कितना है? 0। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें वैल्यू रखें तो 1, इसका मान 0, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, आएगा केवल यही। तो इसका मतलब है जो कुल दाब मिलेगा वो क्या मिलेगा? पी नॉट ए का मिलेगा, दैट इज पी नॉट ए। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या हो कि अगर हमारे पास कुल मोलों की संख्या केवल बी की ली जाए तो उस कंडीशन में यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो कुल दाब किसका मिलेगा? केवल शुद्ध घटक बी का मिलेगा, उसको हमने यहां पे मेजर कर लिया। इसका मतलब है कि इस विलयन का ग्राफ कैसे मिलेगा? इस तरह से मिलेगा, है ना। ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है? P total इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी पूरी वैल्यू रखें। क्या? P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। अब देखें यहां पर, अगर यहां से हम इधर की ओर चलते हैं, धीरे धीरे आप इस कंडीशन में देखें तो घटक ए के मोलों की संख्या कम होती जा रही है और घटक बी के मोलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा? इसका ग्राफ धीरे 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 नीचे आता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी होगी कि घटक ए के मोलों की संख्या 0 और घटक बी के मोलों की संख्या 1। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में घटक ए का वाष्प दाब क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है ये किसका ग्राफ हो गया? पी ए का, दैट इज पी नॉट ए जीटा ए। सिमिलरली यहीं से अगर हम देखते हैं तो जीटा ए के मोलों की संख्या 0 थी, उसका वाष्प दाब क्या था? 0 था। हमने जब इसके मोलों की संख्या कम की थी, इसके मोलों को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आ गई कि कुल मिलाकर के हमारे पास केवल घटक बी के मोल हुए। तो इसका मतलब इसका मान 0 से बढ़कर 1 हो गया। तो केवल और केवल इसी के मोल अंश होंगे। इसका मतलब है उस स्थिति में वाष्प दाब किसका मिलेगा? केवल घटक बी का मिलेगा। इसका मतलब ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है? पी बी को दर्शा रहा है और इसका मान क्या होता है? पी नॉट बी जीटा बी। ये है राउल्ट के नियम का ग्राफ। ठीक है, राउल्ट के नियम का ग्राफ यही कहता है। अब देखिए यहां पर कंडीशन ये है कि पी ए का, पी नॉट ए का और पी नॉट बी अगर इसकी तुलना करें तो यहां पर पी नॉट ए कम वाष्पशील है और पी नॉट बी अधिक वाष्पशील है, इसलिए इसका ग्राफ आपको ऊंचा दिखाई दे रहा है। कभी कभी किताब में बेटा ग्राफ ऐसे भी दिखाई देता है, ये ऐसे ना दिखा करके ग्राफ इस तरह से रहता है। तो यहां पर पी नॉट ए किया है, पी नॉट बी किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना ही है कि इस कंडीशन में पी नॉट ए ज्यादा वाष्पशील है और ये कम वाष्पशील है। ग्राफ यही बताएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया राउल्ट का नियम और उससे संबंधित ग्राफ। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।